सभी मित्रों को प्रेम भरा नमस्कार। आप सभी को पता है 7 फरवरी के पेपर पर आधारित यह वीडियो मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। 7 फरवरी को जितने भी आपके एसएसटी के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिन भी चैप्टर से पूछे गए थे, उन चैप्टर को इस वाली वीडियो में द एंड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को जो 8 फरवरी का पेपर होना है सुबह 9 बजे, जैसे ही 9 बजे आप लोग क्लास में आप अपना पेपर देने जाओगे, एग्जाम हॉल में पेपर आपके हाथों में होगा, क्वेश्चन आपकी नज़र के सामने होगा, क्वेश्चन आप करोगे तो 20 नंबर आपके इस वाली वीडियो से पक्के आपके मैं कर दूंगा। कैसे आप लोगों के पक्के हो जाएंगे? जैसे आपका 7 फरवरी का जो पेपर आपका हुआ है उसी पर आधारित उन्हीं टॉपिक को निचोड़ देंगे यहाँ पर, और उनसे जुड़े हुए जितने क्वेश्चन पेपर में आए होंगे उनको भी यहीं पर द एंड करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा आप लोग देख लेना। पेपर से पहले रात में देखो, चाहे आधी रात में देखो, 1 बजे 2 बजे किसी भी वक्त आप लोग देखो, लेकिन देखो जरूर, पूरा देखो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो ये 7 फरवरी का है क्वेश्चन पेपर, उसी पर आधारित अन्य प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराऊंगा। पृथ्वी के संबंध में क्वेश्चन आया था कि कौन सा सही नहीं है। अब जब पेपर देने जाओ आप गलती क्या करते हो, नहीं को ध्यान में नहीं रखते हो, सही वाले को यहाँ पर ठोक देते हो। ऐसी गलती मत करना। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना। नहीं पूछा है पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी आकार में 5वां बड़ा ग्रह है, ठीक। पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना घूर्णन नहीं कहलाता है, ये कहलाता है परिक्रमण, है ना। परिक्रमण का टाइम कितना होता है? 365 दिन होता है। अभी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊंगा। पृथ्वी के आकार को भू आब बोलते हैं। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, बीच में उभरी है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, ये तो आपको पता होना चाहिए, ताकि कल को पेपर में पूछे आप बता सको। ये सारी चीज आपको बताऊंगा। नहीं वाला था तो आपको सभी को पता है, तो ये वाला यहाँ पर रोंग है, आपका नहीं है। अब पृथ्वी को यहाँ पर पूरा का पूरा लपेट देंगे, और जितने क्वेश्चन अब तक पूछे गए होंगे उनको भी यहीं पर द एंड करेंगे, ताकि कल आपको पेपर के दौरान मदद मिल सके। यहाँ पर जल्दी से आप लोग समझ लो पृथ्वी अर्थ को। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन सा है? तीसरा है, और पेपर में यही वाला विकल्प अभी डाला गया था। आकार में कौन सा है? 5वां सबसे बड़ा है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ध्रुवों के पास चपटी है और बीच में उभरी हुई है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? भू आब बोलते हैं। ये भी था विकल्प में। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी है। अंतरिक्ष से पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि 2/3 पानी से ढकी है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी बोलते हैं। तो पृथ्वी के बारे में 4 से 5 पॉइंट थे आपके। दूरी के हिसाब से तीसरा है, आकार में 5वां है, ध्रुवों पर चपटी है, बीच में उभरी है, इसीलिए इसको भूआब बोलते हैं। भूआब का मतलब पृथ्वी के समान आकार, और हम लोग पृथ्वी पर ही जीवित हैं, इसी पर रह रहे हैं। और पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना तो अधिक ठंडी है, नीली दिखाई पड़ती है। नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि 2/3 जल से ढकी हुई है, ठीक। पृथ्वी के बारे में कंसेप्ट क्लियर। अब पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत वर्षों में, उनको यहाँ पर लपेटेंगे। पृथ्वी को भू आब के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? क्यों वर्णित किया जाता है? भू आब आपसे पूछा है क्वेश्चन, कल को पेपर में पूछे तो आप पढ़ा करो पहले। भू आब पूछा है, तो पृथ्वी ध्रुवों के पास चपटी है, बीच में उभरी, इसलिए इसको भू आब कहते हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना तो अधिक ठंडी है, ये सही विकल्प है आपका, बिल्कुल। पृथ्वी 2/3 जल से ढकी है, ये भी सही हो जाएगा पृथ्वी के लिए। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती, ये भी सही हो जाएगा। परंतु भू आब क्यों बोलते? भू आब का पूछा है आपसे। पृथ्वी के बारे में तो सभी सही है, लेकिन भू आब का कारण आपका पहला विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे ध्यान से आपको देखना है। अब अगर पेपर में स्टेटमेंट के रूप में पूछे तो ऐसे करना। एक ग्रह की पहचान करो। सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरा है, आकार में 5वां है, ध्रुवों के पास चपटी है, कौन? पृथ्वी आपकी हो जाएगी। उसके बाद ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी मध्य में थोड़ी चपटी है, ध्रुवों पर उभरी है। ये बात गलत आपकी हो जाएगी। मध्य में चपटी नहीं है, ये ध्रुवों पर है। ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, मध्य में उभरी है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ए गलत, बी सही। इस प्रकार का पेपर में क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक। तो ये वाला मैंने आपको करा दिया। अब मैं ग्रहों की बात कर लूं। जो क्रम आपसे पेपर में पूछता है, तो आप लोग ग्रह नहीं कर पाओगे तो आप ले डूबोगे। तो ग्रह को समझो। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से इनका क्रम क्या है? पहले नंबर पर बुध, दूसरे पर शुक्र, तीसरे पर पृथ्वी, चौथे पर मंगल, 5वें पर बृहस्पति, 6ठे पर शनि, 7वें पर अरुण, और आपका 8वें पर नेपच्यून अर्थात वरुण। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है,
और 88 दिन में अपना पूरा चक्कर लगा लेता है। पेपर में पूछा जाता है। अब तो यहाँ पर यह भी समझा दूं, क्या पता कल पेपर में पूछ ले क्वेश्चन आपसे। ग्रह दो प्रकार के, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक में बुध शुक्र पृथ्वी मंगल आते हैं, बाह्य में बृहस्पति शनि अरुण वरुण आता है। सूर्य से बहुत नजदीक कौन सा है? आंतरिक ग्रह है, जो कि बुध सबसे नजदीक हो जाएगा, है ना। आंतरिक ग्रह आपके चट्टान के बने होते हैं, इनको चट्टानी ग्रह भी बोलते हैं। बाह्य ग्रह आपके सूर्य से दूर होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, गैस व तरल पदार्थ से बने होते हैं, इसलिए इनको गैसीय ग्रह भी कहते हैं। अब क्वेश्चन पर एक नजर डालेंगे। गैसीय ग्रह अर्थात बड़े वाले बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून को बोलते हैं। ठीक। शुक्र को क्या बोलते हैं? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, बहन, भगनी, भोर का तारा, सांझ का तारा, क्योंकि इसका आकार पृथ्वी के समान ही है। ठीक। और चारों ओर छल्ले किसके पाए जाते हैं? तो ये आपके ABC बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले भी पाए जाते हैं। पेपर में क्वेश्चन रिपीट किया जाता है इस प्रकार से, चारों ओर छल्ले, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, ABC। यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा। लगभग मैंने सारी चीज आपको यहाँ पर बता दी। उसके बाद आगे बात कर लेता हूँ। आगे क्वेश्चन पेपर में पूछा है आपसे, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करता था? मैं आपको बता के थक गया था, तो 27 दिन आप लोग इसको करेक्ट कर सकते हो। और इसके पीछे आपके कथन कारण वाले भी क्वेश्चन पेपर में विगत वर्षों में पूछे गए हैं, उनको भी यहीं पर आपको कराता हूं। यहाँ पर आप लोग चंद्रमा को 2-3 बातों के माध्यम से समझ लो, ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। नील आर्मस्ट्रांग 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर इसने कदम रखा था। अब देखो, जो मैंने नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किए थे, मैं पागल नहीं हूं, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया मोस्ट इंपोर्टेंट, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में पूरा करता है, हूबहू पेपर में उठा लिया। लगभग इतने समय में है अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। एक भाग क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि अपने अक्ष का चक्कर पूरा करता है, उतना ही टाइम सूर्य का भी चक्कर पूरा करता है। ठीक। इतने ही समय में चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में पूरा करता है और अपने अक्ष पर भी उतना टाइम लेता है। और पृथ्वी की सतह पर कोई अनुकूल जीवन नहीं है। यहाँ पर आपके पर्वत हैं, मैदान है और गड्ढे हैं, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन इन छायाओं को देखा जा सकता है। अब क्वेश्चन पर एक नजर डालो फटाक से, चंद्रमा के बारे में। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का एक भाग दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने तथा पृथ्वी के चारों चक्कर लगाने में एक जैसा टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? 27 डेज का टाइम आपका लगता है। दोनों करेक्ट आपके हो जाएंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, आपके जितने भी नए लोग वीडियो को देख रहे हैं, ओल्ड लोग, मेरा मतलब यह है कि जो मेहनती लोग हैं, जो संघर्षशील हैं, जो रात में जागने की हिम्मत रखते हैं, तो मैं उनसे कह दूं, ये वाले आप लोग नोट्स पढ़ने की अगर हिम्मत हो, मात्र 2 घंटे आप लोग जग सको रात में, तो 2 घंटे आप लोग ये वाली PDF पढ़ लेना, जो मैं आपको बता रहा हूँ। चैप्टर वाइज सारा कंप्लीट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पूरा निचोड़ा गया है आप लोगों के लिए। तो ये वाली PDF प्राप्त कर लेना। नंबर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 9696400597। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इस वाली PDF को प्राप्त कर लेना। PDF आपको फ्री में नहीं मिलेगा, इसका प्राइस 199 रुपये है, परंतु पेपर का अंतिम दौर है, आप मैसेज तो करो, हाफ डिस्काउंट मैं कर दूंगा आपके लिए, मात्र 99 रुपये। लो, 99 रुपये में इस वीडियो को देखने के बाद मात्र 99 रुपये में पूरा प्राप्त कर लेना। 60 नंबर की पूरी तैयारी हो जाएगी। 2 घंटे रात में सिर्फ जगने का काम कर लेना। उसके बाद इसको देख लो, चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा पर जीवन अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, बिल्कुल सही बात है। चंद्रमा की सतह पर पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं। अब यहाँ पर लिख दिया नहीं है, तो गलत हो गया ना। चंद्रमा की सतह पर पर्वत छाया भी बनाते हैं। A और C इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन खूब ऐसे पूछा जाता है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्यों? उतना ही टाइम लगता है अपने अक्ष पर भी, और पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना? 27 दिन का टाइम लगता है। उसके बाद सारी चीज आप लोग समझ गए। ग्रह उपग्रह में अंतर क्या है? ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उपग्रह ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब मैं आगे आपसे बात कर लेता हूं। यहां पर एक पॉइंट को समझ लो, मंगल और बृहस्पति के बीच में आपके क्षुद्र ग्रह भी पाए जाते हैं। शायद इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ ले। क्षुद्र ग्रह किनकी कक्षा में? मंगल और बृहस्पति की कक्षा में आपके पाए जाते हैं। ठीक, समझ गए आप लोग? उसके बाद ये समझो, ब्रह्मांड लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। आकाश गंगा करोड़ों तारों बादलों की एक प्रणाली को बोलते हैं।
उसके बाद पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया था, बहुत ही हलवा, एकदम सरल, सिंपल इसको कह सकते हो। तो यहाँ पर ये तो बहुत सरल था आपका। कर्क रेखा आप सभी को पता है कि उत्तरी गोलार्ध में 23.5, मकर रेखा आपकी 23.5, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव, यहाँ पर उत्तर लिखा तो विषुवत रेखा के उत्तर में हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव व्रत आपके दक्षिण में हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बड़ा काम इसमें नहीं था। अब इससे जुड़े क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कथन और कारण वाले आपके बनेंगे। यहाँ से आपके उष्ण कटिबंधीय बनेंगे, शीतोष्ण कटिबंध बनेंगे, समशीतोष्ण बनेंगे और शीत कटिबंध बनेंगे। यानी कि कटिबंध जोन से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अभी आपको करा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग पॉइंट को समझो, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5, दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा 23.5, विषुवत वृत्त के उत्तर में उत्तर ध्रुव व्रत 66.5 उत्तर, विषुवत वृत्त के दक्षिण में दक्षिण ध्रुव व्रत 66.5, उत्तर ध्रुव व्रत का मान 30 डिग्री उत्तर, दक्षिण ध्रुव व्रत का मान 90 डिग्री दक्षिण। अब ये चित्र आप समझो, यहाँ पर बीच वाली रेखा को विषुवत बोलते हैं, अर्थात जीरो इक्वेटर पर स्थित। इसके ऊपर की कर्क रेखा, नीचे की मकर रेखा, ठीक। और ये ध्रुव है, ये भी ध्रुव है, इतना समझ गए आप लोग। उसके बाद विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी की चारों ओर एक वृत्त की 1/4 है। इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, 90 अंश दक्षिण ध्रुव को भी दर्शाता है, ठीक। और ये वाला समझ लो, मैं क्वेश्चन को करा दूं, थ्योरी को स्किप करूंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। देशांतर यामोत्तर के विषय में, सभी देशांतर की लंबाई दोस्तों समान होती है। प्रमुख यामोत्तर का मान 0 डिग्री देशांतर होता है, ठीक। ये आपका गलत है। उसके बाद अब पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है आज, मतलब कि 7 फरवरी को अभी पेपर में आया था क्वेश्चन। देशांतर और समय से समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रहों की गति होती है। अब क्वेश्चन ये वाला यहीं से उठा लिया गया। गिरिनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय सभी स्थानों पर दोपहर होगी। क्या होगी? सभी स्थान पर दोपहर होगी। सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर में यही लाइन से उठाया गया आज की तारीख में। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर में बना है, गिरिनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है, उस समय यामोत्तर के स्थानों पर क्या होती है? दोपहर का 12 बजे होता है। और यह क्वेश्चन आज आपके कथन और कारण के रूप में पूछा गया है, ठीक। अभी उस क्वेश्चन को भी यहीं पर देख लेते हैं। आज के पेपर में क्वेश्चन ये वाला था, देखो कथन वाला, किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर, उस समय 12 बजते हैं, करेक्ट। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। तो ये दोनों बातें आपकी कैसी दी गई मित्र? करेक्ट हो जाएंगी। उसी लाइन से उठाया गया क्वेश्चन। सिर्फ आपको थोड़ा पढ़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है किसी चीज़ को करने के लिए। हवाबाजी में कुछ काम नहीं होता है, ठीक। और ना ही जल्दबाजी में काम होता है, विचार करने से काम बनता है, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट आपको समझा दिया। अब इससे जुड़े 1-2 और क्वेश्चन है, उनको भी यहीं पर निपाट देते हैं। उससे जुड़ा क्वेश्चन ये वाला था जो मैं अभी आपको करा दिया हूँ। उसके बाद ये पेपर में बन सकता है, पृथ्वी कैसे घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। जो स्थान गिरिनिच के पूरब में उनका टाइम गिरिनिच से आगे होगा, जो स्थान गिरिनिच के पश्चिम में है उनका टाइम पीछे होगा। यहाँ से बनता है क्वेश्चन टाइम जोन वाला। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। 1 डिग्री में कितना घूमती है? 4 मिनट घूमती है, ठीक। तो उसके बाद इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, गिरिनिच में दोपहर के 12 बजे हैं, तब गिरिनिच में 15 डिग्री पूरब में क्या टाइम होगा? अब पूरब भी पूछ सकता है और पश्चिम भी पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के लिए मैंने फुल वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया था, लेकिन समझ लो यहाँ पर आपको 3 बातें याद रखनी है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। अगर पूरब का पूछा जाए तो उसको जोड़ देना है, यानी कि आगे का टाइम आपको बताना। पूरब का मतलब आगे का टाइम। अगर पश्चिम पूछा जाए आपसे तो आपको पीछे कर देना है, अर्थात पीछे का टाइम घटा देना है, आपको घटा करके बताना। ये 3 बातें इंपॉर्टेंट है और गिरिनिच टाइम से हर प्रकार का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। समझो, जैसे 12 बजा है दोपहर का, गिरिनिच पर 15 डिग्री का पूछा, 1 डिग्री आपको बताया 4 मिनट का होता है, तो 15 डिग्री 15 चौके 60 अर्थात 60 मिनट आ जाएगा। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, 1 घंटा। अब पूरब है, पूरब का मतलब आगे 1 घंटा आगे। 12 बजे के बाद 1 घंटा आगे करो, कितना बजेगा? 1 बजेगा, ठीक। वही मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। तो उसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल कर लेना, ठीक।
अगला क्वेश्चन पेपर में आया है कि भारत में ठंडे रेगिस्तान लद्दाख के मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन ही क्यों है? क्योंकि वहाँ पर गोम्पा दर्शन का मतलब है बौद्ध विहार, भिक्षु नहीं, बौद्ध विहार, जहाँ पर घूमने के लिए गोम्पा दर्शन जिसको बोलते हैं, उत्सवों एवं अनुष्ठानों को देख सकते हो, है ना, घास के मैदान, हिमनदों को देख सकते हो। सपाट मैदानी क्षेत्र नहीं है आपका, ये एक रेगिस्तानी इलाका है जो कि ठंडा है, बर्फीला क्षेत्र है। डी तो आपका गलत था ही, डी को मैंने हटा दिया था आप लोगों के लिए, ए बी सी यहाँ पर बचा। अब ठंडा रेगिस्तान लद्दाख है, कल को पता चले यहाँ से क्वेश्चन आए, और दो आपके हैं, एक सहारा रेगिस्तान है, एक तो लद्दाख है, क्या पता सहारा से पूछ ले, तो दोनों को थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। यहाँ पर लद्दाख को सबसे पहले समझ लो। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व में वृद्ध हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा है। इसके उत्तर में काराकोरम है, दक्षिण में जास्कर। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं। सिंधु नदी इसमें प्रमुख है। ये नदियाँ गहरी घाटी गार्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ गैंगरी हिमानी जैसी हैं। इसकी लद्दाख की ऊंचाई कारगिल से 300 मीटर से 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर तक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु शीतल एवं शुष्क है। हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में है। वर्षा यहाँ पर बहुत कम होती है। तेज पवनें चलती हैं, तेज हवाएं चलती हैं, बर्फीली हवाएं चलती हैं। सूर्य ताप का अनुभव जलाने वाला यहाँ पर करता है। ठीक, और लद्दाख की वनस्पति यहाँ पर ये समझो। खापाचान क्या होता है? खापाचान का मतलब होता है हिम भूमि। ठीक, इसका मतलब यह होता है। चीरू क्या है भाई? चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूत नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का अत्यधिक गर्म होता है। आपका चीरू कौन है? तिब्बती एंटीलोप विलुप्त। द्रास का मतलब क्या होता है? द्रास का मतलब ठंडा क्षेत्र, लद्दाख के लिए। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत बिलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। उसके बाद सहारा को भी यहीं पर मैंने समझाया है, लेकिन समझाना हमारा बेकार है यार, क्योंकि वही चीज़ मुझे बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है। सारा रेगिस्तान हरा भरा मैदान था पहले ज़माने में। कारण है कि वहाँ की गुफाओं से हाथी, शेर, बकरियाँ ये सब प्राप्त हुए हैं। ठीक, इनको देख लेना। जो मैंने आपको बताया है वो आपका हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन पेपर में लद्दाख से बनेगा आपसे, नदियाँ बहुत सी बहती हैं, यहाँ की जलवायु बहुत ठंडी है, ऊंचाई पर होने के कारण ठंडी है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाला ताप का अनुभव करता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। लद्दाख क्या है? एक ठंडा रेगिस्तान है। वनस्पति यहाँ पर बहुत विरल पाई जाती है। शुष्क क्षेत्र है। ठीक, ये पॉइंट ख्याल में रख लेना। कौन सी नदी बहती है ठंडे रेगिस्तान से? तो सिंधु नदी आपकी बहती है। ओके, और लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल शुष्क है। क्यों है? क्योंकि ऊंचाई पर स्थित है। अब पेपर में क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, गोम्पा कर दिया गया। गोम्पा मुसलमान बौद्ध रहते हैं, हेमिस, थिक्से, लामायूरी। अब वही क्वेश्चन है, पेपर में थोड़ा घुमाता है। ये मत कहना कि मैं आपको पढ़ाता नहीं हूँ। गोम्पा यहाँ पर लिखा, और अभी क्वेश्चन में भी गोम्पा था। घास के मैदान भी थे, हिमनद भी थे। ये तीनों चीज़ पेपर में ऑलरेडी आ चुकी हैं। अब की बार क्या किया, तीनों चीज़ उसने स्टेटमेंट में डाल दी। यही तीन चीज़ हैं, हिमनद है, मैदान है घास के, और गोम्पा दर्शन है, और त्यौहार अनुष्ठान करके एक और डाल दिया। ठीक है ना? तो ये आपके लद्दाख का है मेरे मित्र। ठीक, तो ये पेपर तो वही बनता है यार, कंटेंट तो वही है, सिलेबस के बाहर थोड़ी न जाएगा। जितना पढ़ाऊँ उतना पढ़ लो ध्यान से, बस काम आपका हो जाएगा। तो बस काम ये वाला मैंने कर दिया है ना। तो मित्र जो रात में पढ़ सको 2 घंटा, तो ये वाली ले लेना। मात्र 99 रुपये, मात्र 99 रुपये। प्राइस ब्राइस मत पूछना, मैसेज करो तुरंत। नंबर, जिस नंबर से मैसेज करना उसी पे पेमेंट आप लोग 99 कर देना। फटाक से नोट्स आपको मिल जाएगा। रात में दबा के 2 घंटे पढ़ लेना, काम आपका हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या? गोम्पा दर्शन बताया अभी क्वेश्चन में, घास के मैदान, हिमनद। ठीक, तो ए बी तो आपका करेक्ट है ही, डी तो गलत है ही। यहाँ पर ये वाला बता दिया हमने आपको अच्छे से। अब और देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। और ये तो सभी को पता है कि कौन सी गैस वायु में प्रजनता से मिलने वाली दूसरी पूछी गई थी। अब दूसरी आपकी ऑक्सीजन हो जाएगी, 21% पाई जाती है। और सबसे पहले नंबर पे आपकी नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। ठीक, ये तो गैस, ये तो सिंपल सी बात है। अन्य आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, तमाम गैसें पाई जाती हैं। वायु वाले चैप्टर से क्वेश्चन था, अभी वायु वाला मैं आपको यहाँ पर करा दूंगा। ठीक, संसाधन को देख लेते हैं। सभी संसाधन को यहाँ पर समझेंगे। संभाव्य संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात ही नहीं है कतई, और इनका प्रयोग भी वर्तमान में नहीं हो रहा है, दोनों सही हैं। अब संसाधन, सभी प्रकार के संसाधन को यहीं पर आपको समझा देता हूँ।
जल्दी से आप लोग संसाधन को समझ लो। ठीक, प्राकृतिक सभी को पता है, जो परमात्मा के द्वारा दिया गया है वही सब कुछ प्राकृतिक होता है। मानव निर्मित जो मनुष्य बना दे। विकास प्रयोग के आधार पर वास्तविक संभाव, उद्गम के आधार पर जैव अजैव, वितरण के आधार पर सर्वव्यापक, स्थानिक, समाप्यता के आधार पर नवीकरण अनवीकरण। अब सबसे पहले वास्तविक क्या है? जिनकी मात्रा ज्ञात हो, वर्तमान में उपयोग हो रहे हो, जैसे कोयला रूअर प्रदेश में है, दक्कन के पठार में काली मिट्टी, ये सब वास्तविक हैं। खनिज तेल वास्तविक है जो वर्तमान में प्रयोग किए जा रहे हैं। अब पेपर में पूछा गया आपसे संभावी से। अब संभावी भाई करो कि जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है, इनका उपयोग भविष्य में हो सकता है लेकिन वर्तमान में नहीं हो रहा है। लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम है इसका साधन। जैव अजैव क्या है? उत्पत्ति। जैव का मतलब जिनमें जीवन होता है, पौधे जंतु। अजैव का मतलब जिनमें मरे होते हैं, बिल्कुल जिनमें जीवन होता ही नहीं है, निर्जीव होते हैं, जैसे मृदा, चट्टान, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद वितरण के आधार पे भाई सर्वव्यापक होता है और स्थानिक होता है। सर्वव्यापक जो सभी जगहों पे मिल जाए, जैसे हवा आपकी सभी जगह पर व्याप्त है। ठीक, और स्थानिक जो विशेष स्थान पर मिले, जैसे तांबा विशेष स्थान पर मिलेगा, लौह एस्क विशेष स्थान पर आपको मिलेगा। नवीकरण अनवीकरण, फिर तो लंबा वीडियो खींचेगा बताने में। नवीकरण का मतलब जो संसाधन शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इसमें कुछ असीमित भी हैं, उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा पर कोई मानव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ पर मानव का प्रभाव पड़ेगा, जैसे जल, मृदा, वन, इन पर मानव का प्रभाव आपके पड़ जाएगा। उसके बाद अनवीकरण क्या होता है मित्र? अनवीकरण का मतलब जो भंडार जिनके सीमित है, लिमिटेड है, एक बार खत्म होने के बाद पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते हो। इनको बनने में हजारों वर्षों का टाइम लगता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस उदाहरण हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन एक नज़र में देखो। वस्तु की पदार्थ उपयोगिता बनाती है वस्तु पदार्थ को, तो उसकी उपयोगिता प्रयोज्यता किसी वस्तु को संसाधन बनाती है। संभावित संसाधन से पहले भी पूछे जा चुके क्वेश्चन, जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है उनको संभावित बोलते हैं। अब यूरेनियम कैसा है मित्र? तो संभावित संसाधन आपका हो जाएगा। और सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता, कुछ का होता है, कुछ का नहीं होता है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो संसाधन बदलते हैं, संसाधन को बनाते हैं। ठीक, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक या सावधानी पूर्वक उनको नवीकरण के लिए टाइम देना संसाधन का संरक्षण कहलाता है। अब नवीकरण संसाधन असीमित होते हैं, इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, ये बात गलत है। कुछ पर पड़ता है, कुछ पर नहीं पड़ता। जैसे जल पर पड़ेगा, आपके प्रभाव उसका पड़ेगा। ठीक, तो पहली बात गलत हो गई। और अनवीकरण की तुलना में नवीकरण संसाधन जल्दी पुनः पूरित हो जाते, ये बात सही हो जाएगी। तो जितना कराया उतना शायद पेपर में मिलान से पूछेगा, तो आप कर लेना जो मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं आपको कराऊंगा, जो बताया वही आपने कर लिया। सतत विकास का मतलब ऐसा विकास, ऐसा संसाधनों का प्रयोग करो जो आने वाली पीढ़ी भी कर सके, बचा करके करो। ठीक, आगे का क्वेश्चन यहाँ पर है भाई, ये आपका कल्चर से था। सेरीकल्चर सभी को पता है, रेशम के कीट के पालन। पीसी कल्चर मछली का पालन। बीटी कल्चर अंगूर की खेती। हार्टिकल्चर ये फूलों फलों को उगाना। और एक दो खेती हैं झूम खेती वगैरह से भी कल को पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको यहाँ पर कराना बहुत महत्वपूर्ण है। उससे जुड़े क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं। टैंक और तालाब में मछली का प्रजनन पीसी कल्चर कहलाता है। उसके बाद ऐसा मिलान वाला पिछले वर्ष क्वेश्चन आया था और इस बार भी आया, तो आपने कर लिया। ठीक, उसके बाद ये तो अभी मैंने बता ही दिए ना आपको कैसे मिलान करने हैं, तो मैं आपको बताने वाला था। यहाँ पर एक नज़र डालो, फटाक से देखो चीज़ों को। निर्वाह कृषि किस लिए की जाती है? परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। कम उपज इसमें होता है। निम्न स्तर की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। गहन निर्वाह कृषि कहाँ पर की जाती है? जहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है। चावल, गेहूँ यहाँ का मुख्य फसल आपका हो जाएगा, है ना। और गहन निर्वाह कृषि आपके मानसूनी प्रदेश में, जनसंख्या वाले क्षेत्र में प्रचलित है। स्थानांतरी कृषि क्या है? वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। मक्का, रतालू, आलू, कसावा को उगाया जाता है और इस कृषि को कर्तन दहन के नाम से भी जाना जाता है। अमेजन बेसिन के घने जंगल में यह खेती की जाती है। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में की जाती है। उत्तर पूर्वी भारत में यह खेती की जाती है। स्थानांतरी कृषि के अन्य नाम क्या है? झूमिंग उत्तर भारत में बोलेंगे, पूर्वी और उत्तर भारत में। मिल्पा मैक्सिको, मध्य अमेरिका में। रोका ब्राजील में। लादांग मलेशिया और इंडोनेशिया में इसको बोलेंगे। चलवासी पशुचारण का मतलब क्या है? पशुचारक अपने
अपने पशुओं को पानी व चारे की उपलब्धता के आधार पर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है। जैसे भारत के कुछ भाग राजस्थान, जम्मू कश्मीर और ये वाला आपके सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश में ये वाला किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि का मतलब जो व्यापार के लिए खेती की जाती है, इसमें मशीनों से कार्य किया जाता है ना। पशुपालन भी इसमें किया जाता है, पशुओं का विक्रय भी किया जाता है। अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, बड़े बड़े क्षेत्रों की इसमें आवश्यकता होती है। रोपण कृषि भी इसी में आपकी शामिल की गई है। ठीक, जैसे मिश्रित कृषि में क्या किया जाता है, मिश्रित कृषि में आपका पशुधन पालन भी किया जाता है और फसलें भी उगाई जाती हैं, चारे वाली फसल को भी उगाया जाता है। रोपड़ में क्या है आपका चाय, कहवा, काफ़ी, काजू, रबड़, केला, कपास, ये एकल फसल इसमें उगाई जाती है, बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। श्रम व पूंजी की अधिक आवश्यकता इसमें आपकी होती है। ठीक, कौन से क्षेत्र में होती है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश, मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय आपकी पाई जाती है। ठीक, चावल क्या है भाई, मुख्य फसल है उष्णकटिबंधीय उपोष्ण प्रदेश का मुख्य आधार चावल। इसके लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता, वर्षा की आवश्यकता। चावल चीकायुक्त जलोढ़ मृदा में अच्छी होती है। चीन चावल के उत्पादन में अग्रणी है। चाय और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉफ़ी कहाँ पर आपकी सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है, गर्म एवं आर्द्र जलवायु, और यह ब्राज़ील में सर्वाधिक पाई जाती है। पर्वतीय ढाल इसके लिए सबसे उपयुक्त है आपके। ठीक, और उसके बाद कोलंबिया और भारत में भी आपकी कॉफ़ी की जाती है। चाय के बागान, इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु चाहिए। वर्ष भर समविचरित उच्च वर्षा की आवश्यकता है। सुअपवाहित दोमट मृदा की मंद ढाल वाली पर्वत ढाल इसको चाहिए। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ठीक, अब इनसे जुड़े मैं क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा क्योंकि टाइम की कमी है। ठीक, इनको आप लोग खुद कर लेना क्योंकि मैं सारी चीज़ आपको बता चुका हूँ स्थानांतरित कृषि के बारे में। अभी चलवासी पशुचारण, जो पशुओं के साथ चारे पानी की उपलब्धता के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपके घूमते रहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने, चार कथन है नीचे। ये पवन वाले चैप्टर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया। उच्च दाब स्पष्ट स्वच्छ आकाश से संबंधित, वायु दाब वायु के ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता, ये बात गलत है, बिल्कुल प्रभावित होता है। जैसे बी गलत था, पेपर में आपको बी ढूंढ करके गलत कर देना था। ए सी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाता। वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है, ये मैंने कई बार आपको बताया है। और वायु से कल भी क्वेश्चन पेपर में आएगा आपके, वो भी यहीं पर बता देता हूँ। यहाँ पर वायुमंडल का संगठन, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, अन्य सभी 0.04%। वायुमंडल की 5 परत, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल आपकी होती हैं। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, इसमें आपके बारसा, कोहरा, ओला, आंधी तूफान सब कुछ आता है, इसी में हम लोग सांस लेते हैं। समताप मंडल 50 किलोमीटर तक है, बादल घटनाओं से मुक्त है, मौसम से मुक्त है, ओजोन की परत पाई जाती है, हवाई जहाज यहीं पर आपके उड़ते हैं, आने वाली सूर्य की हानिकारक गैसों से रक्षा हमारी करती है। मध्य मंडल तीसरी परत 80 किलोमीटर तक फैली, उल्कापिंड आने पर इस परत में जल जाता है। बाह्य वायुमंडल में क्या है, इसे ताप मंडल बोलते हैं, आयन मंडल बोलते हैं। बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है और रेडियो संचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अंतिम परत बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, वायु की पतली परत पाई जाती है। हल्की गैस, हीलियम, हाइड्रोजन यहीं पर तैरती रहती हैं। ठीक, उसके बाद मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति दर्शाता है, अर्थात मौसम दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। अब जबकि जलवायु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम जलवायु कहलाता है। तापमान, वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान दिन रात और ऋतुओं में भी बदलता रहता है। आतपन क्या है भाई, या सूर्य तपन, मैंने आपको बताया है। आतपन तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा को पृथ्वी रोक लेती है, आतपन कहलाती है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, ना कि बढ़ती है। वायु दाब की मैं बात कर रहा था आपसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा क्या है, यहाँ पर आपका लिखा है, यहाँ पर बिल्कुल वायु दाब क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। किसके द्वारा, ताप के द्वारा प्रभावित होता है। लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन अभी आपको कराया था उसमें लिखा था नहीं प्रभावित होता है, तो नहीं करके दिया था इसलिए गलत था। और सारी लाइन मैंने लिखी है नोट्स में। जिनके पास 2 घंटे का टाइम हो रात में जागने का तो वो ले लेना, मात्र 99 रुपये में लो, ले लो फटाक से। निम्न दाब क्षेत्र क्या है भाई,
अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न अर्थात लो प्रेशर एरिया जो है आपका क्षेत्र है ना, ये गर्म वाले में बनेगा। जहाँ पर तापमान बहुत अधिक होगा तो वायु आपकी रुकेगी नहीं बल्कि ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो निम्न दाब क्षेत्र बनेगा। जैसे अभी क्वेश्चन मैं आपको करा था, निम्न दाब क्षेत्र में क्या है, बादल युक्त आकाश नम मौसम से जुड़ा है। निम्न दाब किससे जुड़ा है, जब आपकी वायु चली जाएगी ऊपर, ऊपर जैसे ही वायु जाएगी तो ऊपर आपके बादल बन जाएंगे, आकाश बन जाएगा, नमी वाला मौसम आपका बन जाएगा। अब जब क्या होगा, उच्च दाब क्षेत्र होगा, है ना, उच्च दाब क्षेत्र यानी कि वायु ठंडी होगी, नीचे बैठी होगी। वायु ठंडी कब होगी, जहाँ पर कम तापमान होगा। कम तापमान वाले क्षेत्र में वायु ठंडी होती है, भारी होती है, नीचे बैठ जाती है, निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण क्या होता है, आकाश स्वच्छ होता है, यानी कि उच्च दाब के कारण वायु आपकी ऊपर नहीं उठ पाती है, नीचे ही बैठी रहती है, जिस कारण बादल आपके साफ होते हैं, स्वच्छ होते हैं। और वायु कैसी चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है। ये भी पेपर में पूछा है आपसे। पवन को मैं कल भी करा दिया था। स्थायी पवन जो पूरे वर्ष लगातार निश्चित दिशा में चले, व्यापारिक, पश्चिमी, पूर्वी, इनका उदाहरण। मौसमी पवन जो अपनी ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती हैं, भारत की मानसूनी पवन हो जाएगी। स्थानीय पवन, लोकल पवन क्या है, स्थल की पवन और समुद्र की, ये वर्षा या दिन के टाइम आपकी चलती हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो पेपर में हमेशा आपके पूछे गए हैं, तो इसको लेकर के आप लोग खुद से देख लेना यार, आपका हो जाएगा पूरा। ठीक, मैं कहाँ तक कितना कराऊँ, देख लेता हूँ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन मुझे लगे। जैसे ये क्वेश्चन है घुमावदार जलवायु। अभी मैंने बताया जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन परिवर्तन नहीं होता। दिन प्रतिदिन परिवर्तन आपके मौसम में होता है। किसमें, मौसम में होता है। ठीक, किसी स्थान की जलवायु सिर्फ आ गया इसलिए गलत है, केवल आ जाए तो गलत है। ऊंचाई, तापमान सभी पर निर्भर करती है। अब आतपन बहुत बार आया है और मैं बहुत बार बताया भी हूँ। ठीक, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ता नहीं है भाई, घटता है। क्या है, घटता है। आतपन ध्रुव की तरफ जाने पर घटेगा। यही क्वेश्चन डिस्टर्ब आपको करेगा पेपर के दौरान। ठीक, तो सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेना। जैसे क्वेश्चन है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर वायु पवन आपकी चलती है। ठीक, आगे क्वेश्चन पेपर में आया था 1864 में मद्रास चेन्नई में क्या स्थापित किया गया था आपका, ये वेद समाज स्थापित किया गया था। ठीक है ना, जो जाति भेदभाव को समाप्त, विधवा पुनर्विवाह। ये आज मुझे पता है कि 3 क्वेश्चन सिर्फ एक चैप्टर से पूछे गए थे, जो मैं आपको बता रहा था कि ये वाला चैप्टर कर लेना, तो वहाँ से एक चैप्टर से 3 क्वेश्चन इतिहास के उठाए गए। एक तो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अभी मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर करा दूंगा, है ना। उसके बाद एक तो क्वेश्चन ये रहा भाई, जो मैं आपको बताता था हमेशा, गैर ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण आंदोलन, है ना। तो इस आंदोलन ने तर्क दिया आर्य देशज नस्ल, देशज ने इनको विदेशी कहा। यही बात गलत आपकी हो जाती, विदेशी कहा कि आर्य बाहर से आए हैं और असली जो लोग हैं भारत के उनको गुलाम बना लिया है। ठीक, पेरियार ने भी कहा है और ज्योतिराव फूले ने भी कहा है। ए और सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि बी आपका हट जाएगा, ए सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन वहीं से आया है, अभी मैं आपको बता दूंगा सारी पॉइंट। एक और क्वेश्चन वहीं से आया है, 3 क्वेश्चन आए एक ही चैप्टर से। किसने तर्क दिया शासन से पहले स्वर्णयुग था, स्वर्णयुग का अस्तित्व था, तब योद्धा किसान भूमि जोतते थे, देहात में न्याय संगत तरीके से शासन करते थे। तो ये ज्योतिराव फूले का कथन है। अब पेरियार को समझो, राजा राम मोहन राय को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लेंथी वाला चैप्टर है आपका, वहीं से क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा गया है। तो इसको एक नज़र में आपको दिखाना चाहूँगा ताकि कल भी 3 क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, 3 नंबर तो मैं आपके पक्के कर ही दूँ ना। तो चलो कराता हूँ आपको। पेपर में आप लोग गारंटी के साथ देख लेना, इन व्यक्तियों में से आपको एक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिल जाएगा, 1 या 2 से 3 भी मिल सकते हैं इन व्यक्तियों से। तो इन व्यक्तियों को बहुत जल्दी यहाँ पर निपटाने का काम करता हूँ मैं। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना की। ठीक है ना, इतना समझो, सिर्फ पॉइंट समझो। पश्चिमी शिक्षा का प्रसार किया, महिलाओं के लिए स्वतंत्रता समानता के ये पक्षधर थे। उसके बाद इन्होंने संस्कृत, फारसी, उर्दू की भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। अपने लेखन में सिद्ध किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। ठीक, और राजा राम मोहन राय अक्सर प्राचीन ग्रंथों में ऐसे श्लोक वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करे, रीति रिवाज को खत्म करने के लिए। ईश्वरचंद विद्यासागर भाई आ गए,
विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला किसने दिया? ईश्वरचंद विद्यासागर ने दिया। और विद्यासागर का विरोध भी किया था लोगों ने जम करके। और विधवा विवाह के समर्थन में आंदोलन चले। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पुंतलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन आपका बनाया था। उसके बाद उत्तर भारत में दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया था। आर्य समाज की स्थापना भी इन्होंने की थी। और बहुत सारे लोगों ने समाज में विधवा विवाह को स्वीकारा नहीं। ठीक, 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद ने की। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया। क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि जितना बता दूं उतना आपका हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा वो मैं करा दूंगा। जैसे नहीं वाला पूछा है राजा राम मोहन राय के बारे में, ब्रह्म सभा की स्थापना कर दी, पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध नहीं थे, ये समर्थन में थे, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। अब गलत वाला ही बताना है। सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी, महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता समानता के पक्षधर थे, करेक्ट हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक, ईश्वरचंद विद्यासागर क्या करते थे? पश्चिमी विचारों का हवाला दिया करते थे और प्राचीन ग्रंथों में श्लोक ढूंढने के प्रयास करते थे, अंधविश्वास को नहीं खोजते थे। ये बात करेक्ट। उसके बाद यहाँ पर इसका सुधार कर लेना। प्राचीन ग्रंथों का सुझाव दिया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा ईश्वरचंद विद्यासागर। क्या? ईश्वरचंद विद्यासागर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। यहाँ पर अगर सती लिखा रहता तो आपका राजा राम मोहन राय यहाँ पर हो जाता। ठीक, और वीरेशलिंगम पुंतलू मद्रास प्रेसिडेंसी से विधवा विवाह के लिए अभियान चलाया। यही क्वेश्चन देखो कितनी बार आया पेपर में। मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा विवाह संगठन किसने बनाया? वीरेशलिंगम पुंतलू ने बनाया। भाई मैं बोलता हूँ मेरे शब्द भी अकबकाने लगते हैं कभी कभार, क्योंकि मैं तीव्र बोलता हूँ, पता है आप लोगों को। और लास्ट टाइम है पेपर का, इसलिए मुझे आप लोगों की टेंशन रहती है। आज के बाद टेंशन खत्म। वीरेशलिंगम पुंतलू ने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में मद्रास नहीं कराऊंगा भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट है वो कराऊंगा। प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं है, राजा राम मोहन राय ने कह दिया था। जो इम्पोर्टेंट है वही कराऊंगा बस, और छोड़ूंगा। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। ठीक, छोड़ दूंगा मैं, जो इम्पोर्टेंट होगा वही कराऊंगा। मुमताज़ अली कुरान की शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने कलकत्ता पटना में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब लिखी, है ना, लिख दी, करेक्ट लिख दी। उसके बाद पंडिता रमाबाई आ गई। ये संस्कृत की विद्वान महिला थी। रमाबाई का मानना था हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। इनकी किताब का नाम है हाई कास्ट वुमेन, उच्च जाति की महिलाओं की दुर्दशा पर किताब। और इन्होंने पुणे में विधवा गृह की स्थापना भी की थी। ठीक है ना। उसके बाद भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में मुस्लिमों के लिए स्कूल खोले। पंडिता रमाबाई ने स्त्री पुरुष नहीं किताब लिखी, ये ताराबाई शिंदे ने लिखी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, उनको फटाक से कर लेना। और पुणे में विधवा गृह की स्थापना पंडिता रमाबाई हो जाएगा। मिलान वाला भी बन सकता है कल के दिन। तो पंडिता रमाबाई पुणे में विधवा गृह, ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना, ज्योतिराव फुले महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल, बेगम रुकैया सखावत हुसैन पटना और कोलकाता में लड़कियों के लिए स्कूल। कुरान की आयतों की व्याख्या करके किसने कहा महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? मुमताज़ अली ने कहा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। पंडिता रमाबाई के बारे में सब कुछ मैंने यहाँ पर बता दिया। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं यहाँ पर आपको कराने का प्रयास करूँगा। और देखो, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये 20वीं सदी में महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन इन्होंने किया और महिलाओं को आश्वासन दिया स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा। ये भी इन्होंने आश्वासन दिया था। ठीक। और 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ। 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती है। बाद में उम्र बढ़ाकर लड़कों के लिए 21 कर दी गई, लड़कियों के लिए 18 कर दी गई। ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन आ भी चुका है 1929, 18 और 16। परमहंस मंडली का गठन 1840 में बॉम्बे में किया गया था। क्यों किया गया था मित्र? तो वही समाज सुधारक के लिए किया गया था, जातीय पूर्वाग्रह को खत्म करने के लिए। अब पेपर में आज के दिन क्वेश्चन आया था, पूर्व मद्रास चेन्नई में क्या हुआ? ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। वेद समाज 1864 मद्रास वेद समाज, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, जो अभी मैं आपको करा रहा था। पेपर का क्वेश्चन बिल्कुल यहीं से उठाया गया, यही वाली लाइन से, है ना, पूरा का पूरा। मद्रास चेन्नई, है ना, वेद समाज की स्थापना।
और देख लेता हूँ इम्पोर्टेंट व्यक्ति को यहाँ पर एक बार ले लेता हूँ। सतनामी बताया है मैंने, घासीदास, मथुआ पंथ, हरिदास ठाकुर, अधिक नहीं बता सकता हूँ, टाइम का अभाव है। नारायण गुरु, ये नारा आ सकता है पेपर में, एक जाति एक धर्म, एझावा जाति के ये थे, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन तो तमाम है। ठीक, सतनामी आंदोलन, ओरू जाति ओरू मातम। और मैं आगे बात कर लेता हूँ, गुलामगिरी किताब ज्योतिराव फूले की है, क्वेश्चन इनसे आज पूछ लिया गया आखिरकार। और देखो यहाँ पर क्वेश्चन इस वाली लाइन से पूछा गया है, फूले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले स्वर्ण युग था, स्वर्ण युग, सोने का युग। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे, मराठा देहात पर न्याय संगत निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। यह किसने कहा? ज्योतिराव फूले ने कहा। पेपर में आज पूछ लिया। 1873 में गुलामगिरी किताब भी लिख दी, अमेरिकी को समर्पित करके। ठीक, उसके बाद और देखूं, इन्होंने उच्च जाति की महिलाओं की दुर्दशा पर, अपमानपूर्ण हालात के बारे में ये गहरे चिंतित थे। काश्तकार का चाबुक भी किताब इन्होंने लिखी। मंदिर प्रवेश आंदोलन, अंबेडकर को याद कर लेना। गैर ब्राह्मण आंदोलन से भी आज के दिन पेपर में क्वेश्चन आया था। गैर ब्राह्मण, तो इन्होंने शिक्षा, धन, प्रभाव आपका हासिल कर लिया था, जो मैं अभी आपको बताने वाला था। ठीक, उसी में आपके पेरियार आ जाते हैं। ठीक, स्वाभिमान आंदोलन इन्होंने ही शुरू किया था। वेद पुराण के कट्टर आलोचक थे, भगवत गीता, रामायण, इन सब के। ठीक, अब मैं आगे के क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, देख लेता हूँ शायद कोई इम्पोर्टेंट हो। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। सत्य शोधक समाज ज्योतिराव फूले, और सतनामी घासी, मथुआ पंथ हरिदास, स्वाभिमान ईबी रामास्वामी। ठीक है ना, ज़्यादा मत पढ़ो, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। जितना बताऊं उतना पढ़ लेना ज़्यादा। आगे क्वेश्चन है भाई, अहोम ऐतिहासिक दावा कि अहोम राज्य बहुत शक्तिशाली बन गया, क्योंकि अहोम राज्य बनाने के लिए इन्होंने अग्नि शास्त्रों का, मतलब कि आग्नेयोत्रों का भी इस्तेमाल किया है। बारूद, तोपें भी इन्होंने बना ली थी, और ये श्रमिकों पर निर्भर था, है ना। और 1662 में अहोम ने मुगलों को नहीं हराया, ये बात गलत है। मीर जुमला ने इन पर हमला कर दिया 1662 में, और ये अहोम पराजित हो गए। डी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अहोम के बारे में, ये बेगार पर निर्भर हैं। किस पर? इसको यहाँ पर समझा देता हूँ अच्छे से आपको। अहोम जो थे ना, ये म्यांमार से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर के बस गए। उन्होंने भूया भूस्वामी लोगों की पुरानी व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। और 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। किसने हमला किया? मुगलों ने अहोम पर हमला किया, ना कि अहोमों ने मुगलों पर किया। यही पेपर कंफ्यूजन करने के लिए डाल देता है स्टेटमेंट। आग्नेयास्त्र का इस्तेमाल किया, है ना, ये तो था आपके। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर है, जबरन काम किया जाता है, उनको पाइक बोलते हैं। और ये कभी कभी वयस्क पुरुष सेना की भूमिका भी निभाते थे, बांध सिंचाई की भी व्यवस्था किया करते थे। अहोम राज्य कुलों में विभाजित था, खेल कहा जाता था, परिष्कृत समाज था। ठीक, तो ये हैं इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन, और पेपर में आते भी रहते हैं। ठीक, और एक क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, गोंड राज के गढ़कटंगा में 70,000 गांव हैं। अकबरनामा किताब में है, अकबरनामा अबुल फजल की किताब है, जिसमें आईने अकबरी भी आती है। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे ग्राम पंचायतों को धन को नियंत्रित कौन करता है? भाई जिला परिषद करता है। डी का पहला इसमें भी है, इसमें भी है, ये तो आपका हट गया ना। और ग्राम सभा क्या करता है? बीपीएल। ए का थर्ड आपका इसमें है, और इसमें भी है। ठीक, उसके बाद जल स्रोत का रख रखाव कौन करता है? ग्राम पंचायत। बी का चौथा, ये दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब इन ग्राम पंचायतों को एक नज़र डाल के देख लेते हैं। यहाँ पर एक नज़र डाल के देखो, ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा है, होती है ये। ठीक, और इसमें 18 वर्ष की जिसकी भी उम्र है या उससे ज़्यादा है, तो वो उसका मतदाता सूची में नाम है, तो वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? जिसकी उम्र 18 है और मतदाता सूची में जिसका नाम है। ग्राम पंचायत क्या है? कई वार्डों में बटी होती है, प्रत्येक का अपना प्रतिनिधि होता है। वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। पंचायत क्षेत्र के लोग सरपंच को चुनते हैं या प्रधान को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। अब ग्राम पंचायत का सचिव से भी बन सकता है। सचिव ग्राम पंचायत का होता है, ग्राम सभा का भी होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है, सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। पेपर में पूछेगा क्वेश्चन। सचिव का काम ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, चर्चा, निर्णय, ये सब रिकॉर्ड रखना है। ग्राम पंचायत के काम क्या है? तो पेपर में आज के दिन पेपर में आया था, पानी के स्रोत का रख रखाव। तो मिलान करने वाला
ऐसे हो जाता है। स्थानीय कर लगाना भी काम है, लोगों को रोजगारी देने वाली योजनाओं को लागू करना भी है। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या हैं? दान लेना, कर करना, जनपद जिला पंचायत के द्वारा सरकारी योजनाओं की राशि। पंचायत के स्तर क्या हैं? सबसे निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत आपकी आती है, दूसरे स्तर पर विकास खंड, जनपद पंचायत या पंचायत समिति, जिला पंचायत या लास्ट में जिला परिषद आपका आता है। तो राशि वितरण कौन करती है? जिला परिषद करती है। ये भी आपके अभी मिलान वाले क्वेश्चन में था। पटवारी लेखपाल जमीन का नापना, रिकॉर्ड रखना, इसको पटवारी लेखपाल कानून को भी बोलते हैं। तहसीलदार जमीन से जुड़े मामले सुनता है। हिंदू अधिनियम 2005, किसी पत्नी के पति की मौत के बाद उसकी जमीन जायदाद पर हिस्सा उस पत्नी का होगा, पुत्र का होगा और पुत्री का होगा, ये कहता है कानून। क्वेश्चन मैं यहाँ पर नहीं कराऊंगा क्योंकि सब कुछ मैं आपको बता दिया हूँ। तो संघर्षशील मित्र, 2 घंटे का रात में जागने का टाइम हो तो PDF प्राप्त कर लो नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके। अब मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तो कल आपको पेपर सोल्व कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।